हेलो स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ फंक्शन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस को वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया था, जिसमें 4 रिलेशंस के बारे में आपको मैंने बताया था। 1 to 1 रिलेशन, मैनी टू वन रिलेशन, 1 to मैनी रिलेशन एंड मैनी टू मैनी रिलेशन। ये 4 टाइप के रिलेशंस के बारे में बताए थे और उससे रिलेटेड 3 टर्म्स भी मैंने बताए थे, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इस 3 टर्म से आपको मैंने फैमिलियर करवाया था। तो आज हम लोग प्रीवियस लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई इस नए टॉपिक के साथ, फंक्शन के साथ कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी कहते हैं। तो जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रिलेशन को जहाँ तक छोड़ा था, उसके बाद की बात हम लोग यहाँ पर अब करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि भाई एवरी रिलेशन is not a function, but every function must be a relation, भाई प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक फंक्शन अवश्य रूप से रिलेशन होगा ही। तो मैंने प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि भाई रिलेशंस पर ही कुछ कंडीशंस इम्पोज किए जाते हैं तो वो रिलेशन फंक्शन कहा जाता है। तो चलिए, वो कौन से कंडीशंस हैं जो रिलेशंस पर अप्लाई करने के बाद, इम्पोज करने के बाद वो फंक्शन को डिफाइन करेगा, तो वो कंडीशंस हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो फॉर अ रिलेशन R is a relation from set A to set B. To be a function, the essential conditions are first condition, every element of set A must have unique image in set B, and second, all the elements of set A must be used. यहाँ आप देख रहे होंगे कि भाई रिलेशन का जो फ्लो है वो सेट ए से सेट बी की तरफ। तो कहता है कि भाई इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो यह फंक्शन होगा। उसके लिए ये 2 कंडीशंस रेस्पॉन्सिबल हैं। अगर यह रिलेशन, कोई भी रिलेशन इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो रिलेशन फंक्शन कहा जाएगा। तो पहला कंडीशन ये कहता है कि भाई सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए। यूनिक इमेज मीन्स वन एंड ओनली वन इमेज। और दूसरा कंडीशन ये कहा जा रहा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट यूज हो जाने चाहिए। सेट बी के लिए इस तरीके का कोई कंडीशन नहीं है, उसके एलिमेंट सारे यूज भी हो सकते हैं, नहीं भी यूज हो सकते हैं, लेकिन सेट ए के सारे एलिमेंट अवश्य रूप से यूज हो जाने चाहिए। तो चलिए, इस दोनों कंडीशंस को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यह पहला सेट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, यह दूसरा सेट है, ओवल स्ट्रक्चर से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज़ 1 2 3 4। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं लेट अस से ए बी सी डी ई। सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है उसे R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सपोज कर लेते हैं कि भाई 1 ए से एसोसिएटेड है, 1 बी से एसोसिएटेड है, 2 सी से एसोसिएटेड है, 3 डी से एसोसिएटेड है, 4 डी से एसोसिएटेड है। अब कोई पूछेगा कि भाई हाँ 1 का इमेज क्या है, तो 1 का इमेज ए भी है, बी भी है, तो
तो 1 का यूनिक इमेज नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज होना चाहिए, यह कंडीशन यहाँ वायलेट हो गया, तो यह रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। फर्दर देखते हैं कि भाई 2 का यूनिक इमेज है या नहीं, तो 2 का इमेज क्या है भाई, सी है, हाँ इसका यूनिक इमेज है। 3 का इमेज क्या है, डेट इज डी, ये भी यूनिक है। 4 का इमेज क्या है, डेट इज डी, यूनिक है, यस। इसका मतलब कि भाई सेट ए के सारे एलिमेंट तो यूज हो गए, लेकिन सेट ए में एक एलिमेंट 1 ऐसा था जिसका कि सेट बी में 2 इमेज का फॉर्मेशन होने लग गया, यूनिक इमेज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इस कंडीशन को यह वायलेट किया। तो देयरफॉर R1 इज नॉट अ फंक्शन, तो R1 जो होगा वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से एक सेकेंड एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं, यह सेट ए है, यह एक दूसरा सेट बी है। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज 1 2 3 4, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं लेट अस से ए बी सी डी एंड ई। सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है उसका नाम हम लोग R2 देते हैं। R2 इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सपोज करते हैं कि भाई 1 ए से एसोसिएटेड है, 2 बी से एसोसिएटेड है, 3 सी से एसोसिएटेड है। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई यह जो रिलेशन है इसमें सेट ए के सारे एलिमेंट यूज नहीं होने पाए। इस 4 का जो एलिमेंट 4 है सेट ए में, उसका कोई भी इमेज का फॉर्मेशन सेट बी में नहीं हो रहा। तो यहाँ पर यह कंडीशन वायलेट हो गया कि भाई यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी यूज्ड। यहाँ पर देखिएगा कि भाई 1 का भी यूनिक इमेज है, 2 का भी यूनिक इमेज है, 3 का भी यूनिक इमेज है, लेकिन सेट ए का यह एलिमेंट इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से सेकेंड जो कंडीशन है वो वायलेट हो गया। इसका मतलब कि भाई R2 जो है फंक्शन नहीं होगा। तो देयरफॉर R2 इज नॉट अ फंक्शन, R2 फंक्शन नहीं है। ठीक उसी तरीके से एक तीसरा एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देने जा रहे हैं। यह सेट ए है, यह सेट बी है। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं डेट इज ए बी सी डी एंड ई। सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम लोग R3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और R3 इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस रिलेशन के तहत सपोज करते हैं कि भाई 1 इज एसोसिएटेड विद ए, 2 इज एसोसिएटेड विद ए, 3 इज एसोसिएटेड विद ए, 4 इज एसोसिएटेड विद ए। तो यहाँ देखिए तो सेट ए के सारा एलिमेंट तो यूज हो चुका। 1 का इमेज क्या है भाई, दैट इज ए के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट इसका इमेज नहीं ना है, तो 1 का यूनिक इमेज हुआ। 2 का इमेज क्या है भाई, दैट इज ए, ये भी यूनिक हुआ। 3 का इमेज क्या है, दैट इज ए। 4 का इमेज क्या है, दैट इज ए। तो भाई सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज का फॉर्मेशन हुआ और सेट ए का सारा एलिमेंट यूज हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि भाई R3 इज अ फंक्शन, कि भाई R3 जो होगा ये रिलेशन जो होगा वो फंक्शन है। तो होपफुली ये जो कंडीशंस मैंने लिखा है अभी 3 एग्जांपल्स के थ्रू मैंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया, तो आपके दिमाग में ये बात आ गया होगा कि भाई ये 2 कंडीशंस कोई रिलेशन अगर फुलफिल करेगा तो वो फंक्शन को डिफाइन करेगा, वो रिलेशन फंक्शन कहा जाएगा। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं। जो पीछे हम लोगों ने रिलेशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें 1 to 1 रिलेशन, मैनी टू वन रिलेशन, 1 to many रिलेशन एंड मैनी टू मैनी रिलेशन के बारे में पढ़ा था। तो भाई कौन से रिलेशन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं अगर वो रिलेशन के फंक्शन होने के लिए जो कंडीशन रिस्पॉन्सिबल था उसको अगर वो सेटिस्फाई कर रहा हो। तो मैं थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि भाई ओनली 1 to 1 रिलेशन एंड मैनी टू वन रिलेशन, मैनी टू वन रिलेशन with above specified condition
अर्थात जो पीछे हम लोगों ने कंडीशन दिया था रिलेशन के फंक्शन होने के लिए, उस कंडीशन की बात की जा रही है। विद एबव स्पेसिफाइड कंडीशन, इट मीन्स कंडीशन responsible for a relation to be a function can define a function ये कहता है कि भाई सिर्फ वन रिलेशन एंड मेनी टू वन रिलेशन के फंक्शन होने के लिए जो कंडीशन रिस्पॉन्सिबल था उसको अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन को डिफाइन करेगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि भाई वन टू मेनी रिलेशन और मेनी टू मेनी रिलेशन कभी भी फंक्शन को नहीं डिफाइन करेगा। क्यों नहीं डिफाइन करेगा? क्योंकि उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसे होंगे जिसका कि सेट बी में मल्टीपल इमेज होगा। इट मीन्स दैट one to many relation and many to many relation can never define a function as there must be at least one element in set A which has multiple images इन सेट बी। कि भाई इस दोनों रिलेशन के तहत सेट ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा अवश्य रूप से प्रेजेंट होगा जिसका कि सेट बी में मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो जो रिलेशन के फंक्शन होने के लिए पहला जो कंडीशन था उस कंडीशन को यह वायलेट करने लगेगा। इसीलिए वन टू मेनी रिलेशन और मेनी टू मेनी रिलेशन फंक्शन को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकता है। तो चलिए अब तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है इसके बिहाफ पर हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन वेरिएबल के टर्म्स में लिखने जा रहे हैं। अभी तो हम लोग डेटा पर वर्क कर रहे थे, सेट्स पर वर्क कर रहे थे, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ इफ़ x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट बी। कि भाई x सेट ए का एलिमेंट है और y जो है सो y इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, then a function can be defined as the rule between x and y। कि भाई एक फंक्शन जो है x और y के बीच का वैसा रूल है in which there exists unique value of y for each value of x कि भाई x और y के बीच का ऐसा वैसा रूल है जिस रूल के तहत x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू अपने एग्जिस्टेंस में आएगी। इन जनरल y इक्वल्स टू f ऑफ x। इसे हम पढ़ते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। x इज सेड एज
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब फंक्शन कहने का मतलब कि भाई एक वेरिएबल की डिपेंडेंसी दूसरे वेरिएबल पर होना। ये जो है सो अभी आप सिंगल वेरिएट के टर्म्स में फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। बाद में आप जब फर्दर स्टडी करेंगे तो हम मल्टी वेरिएट्स के टर्म में भी फंक्शन को आप स्टडी करेंगे। तो ये यहाँ पर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का मतलब कि y जब फंक्शन ऑफ x, ये तो मैंने लिखा ही है, इट मीन्स y डिपेंड्स अपॉन x, y डिपेंड्स अपॉन x, y डिपेंड्स अपॉन x। तो चूंकि y x पर डिपेंड कर रहा है इसलिए हम लोग कहेंगे कि भाई y x का फंक्शन है। तो चलिए इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू x प्लस 2, x बिलोंगिंग टू द सेट 0 1 2 3 4। यहाँ y और x के बीच में जो रूल है, यह रूल कहता है कि द वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज 2 मोर देन दैट ऑफ x। तो चलिए यह सेट A लेते हैं, यह सेट B लेते हैं। सेट A में x की वैल्यू लिखी जाएगी, सेट B में y की वैल्यू लिखी जाएगी। x जो वैल्यू ले रहा है डेट इज 0 1 2 3 एंड 4। x जब 0 होगा तो y क्या होगा भाई, 2 होगा। x जब 1 होगा तो y क्या होगा, डेट इज 3। x जब 2 होगा तो y की वैल्यू 4 होगी। x जब 3 होगा तो y की वैल्यू 5 होगी। x जब 4 होगा तो y की वैल्यू 6 होगी। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि भाई सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का सेट B में यूनिक इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और सेट A के जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे यूज़ हो गए हैं। तो यह रिलेशन फंक्शन होगा। तो हम लोग लिखेंगे f इज़ अ मैपिंग फ्रॉम A टू B। तो ये किस तरीके का रिलेशन है, तो 1 to 1 रिलेशन है। तो 1 to 1 रिलेशन से 1 to 1 फंक्शन का जनरेशन होगा। तो ये कहा जाएगा 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। एक दूसरा एग्जांपल, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंगिंग टू द सेट -2 -1 0 1 एंड 2। यहाँ जो y और x के बीच में रूल है, यह रूल कहता है कि भाई y की वैल्यू हमेशा x के स्क्वायर के बराबर है। दिस इज द रूल बिटवीन y एंड x। तो यह सेट A है, यह सेट B है। सेट A में x की वैल्यू लिखी जाएगी, सेट B में y की वैल्यू लिखी जाएगी। x जो वैल्यू ले रहा है डेट इज -2 -1 0 1 एंड 2। जब x -2 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी भाई, 4 होगी। तो भाई -2 4 से रिलेटेड होगा। x जब -1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, डेट इज 1। तो भाई -1 1 से रिलेटेड होगा। When x is 0 then y is also 0। तो भाई 0 0 से रिलेटेड होगा। x जब 1 होगा तो y 1 होगा। x जब 2 होगा तो y 4 होगा। आप देख रहे होंगे कि भाई सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का सेट B में यूनिक इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और सेट A का सारा एलिमेंट यूज हो गया है। तो यह रिलेशन फंक्शन होगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे f इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो आप देख रहे होंगे कि भाई ये मेनी टू वन रिलेशन है, इसी वजह से मेनी टू वन रिलेशन से मेनी टू वन फंक्शन का जनरेशन होगा। तो अगर फंक्शन 1 1 नहीं हुआ तो अवश्य रूप से मेनी टू वन फंक्शन होगा। तो इसी तरीके का दो फंक्शन होंगे, एक 1 to 1 फंक्शन जिसको कि इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं और एक मेनी टू वन फंक्शन है। तो आगे हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन में और भी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई
ऑनटो फंक्शन किसे कहते हैं, इनटू क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या है। लेकिन अभी प्रेजेंटली ये चीज़ समझना कि भाई फंक्शन जो था एक रूल था एक्स और वाई के बीच का, जिस रूल के तहत एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए वाई की यूनिक वैल्यू एग्जिस्टेंस में आती है। अब चलिए इस फंक्शन और रिलेशन को कुछ क्वेश्चंस के थ्रू और कुछ ग्राफ्स के थ्रू क्लियर करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ represents a फंक्शन। नीचे मैं कुछ ग्राफ देने जा रहा हूँ, ये आपने बताना है कि भाई कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिलेशन तो सब होंगे लेकिन फंक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वो चीज़ आपने बताना है। या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, या निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है, या ऑरिजिन है। सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड ग्राफ यहाँ पर हम लोग देने जा रहे हैं, या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ऑरिजिन। थर्ड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन। और दो ग्राफ मैं ऊपर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो इस पार्ट को मैं पहले इरेज करता हूँ और दो ग्राफ ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ तक की जो बातें आपको मैंने बताई हैं वो सारी बातें तो अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। तो चले फोर्थ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ऑरिजिन। फिफ्थ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पर 5 ग्राफ आपको दिए हैं। इसमें यह बताना है कि भाई कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे चेक करने के लिए आप करेंगे क्या, अगर ग्राफ दिया हुआ हो तो ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड इफ एवरी लाइन पैरेलल टू y axis meets the graph at a single point, then it will represent a function. Otherwise it will be a relation. ये कहता है कि भाई आप अगर ग्राफ दिया हुआ है, आपने चेक करना है कि भाई कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको चेक करने के लिए आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। जितना मर्जी लाइन ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ग्राफ प्रत्येक जो लाइन आपने ड्रॉ किया है वाई एक्सिस के पैरेलल, अगर ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर मिल रहा है तो वो फंक्शन को डिफाइन करेगा। अगर मल्टीपल पॉइंट्स पर मिल रहा है तो वो फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा। तो देखिए, तो ये लाइन 2 पॉइंट पर मिल रहा है, 2 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, तो ये फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा, है ना। तो भाई इज नॉट अ फंक्शन, यहाँ लिख दे रहे हैं
इज नॉट अ फंक्शन। रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं। यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर ही कट कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह फंक्शन है, इज अ फंक्शन। अगर थर्ड ग्राफ की बात करेंगे तो भाई फिर इसे चेक करने के लिए y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर अगर यह मिल रहा है तो यह फंक्शन को डिफाइन करेगा। तो देख रहे हैं कि जो भी लाइन आपने ड्रॉ किया है पैरेलल, वो ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर ही मिल रहा है, इसीलिए यह भी फंक्शन होगा। अब फोर्थ सेक्शन में चलते हैं, फोर्थ पार्ट पर चलते हैं और लो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2 पॉइंट पर मिल गया, बाकी जगह तो ये सिंगल पॉइंट पर ही मिल रहा है। लेकिन जो भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे प्रत्येक लाइन उस ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर मिलना चाहिए, इसीलिए यह भी फंक्शन नहीं होगा, इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ देखिएगा दोनों जगह डॉट था, माने इस x के करस्पॉन्डिंग ये y की ये भी वैल्यू थी और ये भी वैल्यू थी, माने 2 वैल्यू थी। इस केस में चलेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर ही, इस होल का मतलब इस x के करस्पॉन्डिंग जो y है उस y को यह छोड़ दे रहा है। तो देखिए तो एक ही y ले रहा है ना, यहाँ पर क्या था, दोनों जगह डॉट था, अर्थात इस x के करस्पॉन्डिंग 2 y ले रहा था। यहाँ पर देखिए तो प्रत्येक जो लाइन आपने x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया है ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब इज अ फंक्शन। तो देखिए ऐसा क्यों, यहाँ देखिए तो अगर यह जो वैल्यू है x की, सपोज कर लेते हैं कि भाई इसे x से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो वैल्यू है सपोज कर लेते हैं कि इसे y1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस पॉइंट का नाम a देते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y2। तो जरा देखिए साइड में ही एक छोटा सा डायग्राम हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। यह सेट A है, यह सेट B है। मैंने बताया हुआ था कि भाई सेट A में x की वैल्यूज़ को लिखते हैं, सेट B में y की वैल्यूज़ लिखी जाती है। इसका मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि भाई x इज़ रिलेटेड टू y1, कि भाई x y1 से रिलेटेड है, x y2, इसका मतलब कि भाई x y2 से भी रिलेटेड है। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई x का यूनिक इमेज नहीं है। ये किस तरीके का रिलेशन हुआ, तो यह 1 to many रिलेशन हो गया। तो 1 to many रिलेशन कभी भी फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है, यह 1 to many रिलेशन। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि अगर ग्राफ दिया हुआ हो और उस ग्राफ को देख के आपने बताना हो कि वो फंक्शन को डिफाइन करता है या नहीं करता है, तो हम लोग y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और प्रत्येक जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया गया है अगर ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर मिलेगा तो वो फंक्शन को डिफाइन करेगा, वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अदरवाइज अगर मल्टीपल पॉइंट्स पर अगर मिल गया तो वो रिलेशन होगा। तो यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब चले हम लोग इसके आगे मूव करते हैं, इस पार्ट को अरेंज कर रहे हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने मैं डील करने जा रहा हूँ, ग्राफिकल शिफ्टिंग के बारे में। यहाँ पर एक ग्राफिकल शिफ्टिंग
शिफ्टिंग। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही हम लोग लेके चलते हैं फर्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह बेसिकली एक पैराबोलिक कर्व होता है, पैराबोला या अपवर्ड पैराबोला होता है। आपने प्रीवियस क्लास में इसका ग्राफ भी बनाया होगा, आपने टेबल जनरेट किया होगा कि भाई x 0 होगा तो y 0 होगा, x 1 होगा तो y 1 होगा, x 2 होगा तो y 4 होगा, x 3 होगा तो y 9 होगा, है ना। x -1 होगा तो y 1 होगा, x -2 होगा तो y 4 होगा। तो इस तरीके से यह पैराबोलिक कर्व आता था, लाइक दिस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह अपवर्ड पैराबोला है। पैराबोला तो मैंने लिख ही दिया है, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अगर यही इक्वेशन इस तरीके से दिया जाता y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका ओरिएंटेशन नीचे की तरफ चला आता, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाता। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ऑरिजिन, ऑरिजिन, या वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कहा जाता है इस इक्वेशन के केस में। या डाउनवर्ड पैराबोला, इसका वर्टेक्स तो ऑरिजिन पर ही होगा। अब सारी वैल्यू जो होगी y की वो निगेटिव वैल्यू को लेगा, केवल 0 पर या 0 के बराबर वैल्यू लेगा। थर्ड, अगर हम लोग कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल रेज़ टू द पावर 2, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है। यहाँ चेंज किस में हुआ? ओरिजिनल जो आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के करॉस्पॉन्डिंग ये ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। यहाँ पर देखिएगा कि भाई पीछे साइन जो है सो पॉजिटिव है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो किस में चेंज है? x में चेंज है। x में -1 हुआ, इसका मतलब कि ये पूरा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 यूनिट शिफ्ट कर जाएगा ये ग्राफ। तो ये ग्राफ का ओरिएंटेशन अब ऐसा हो जाएगा। अगर x में माइनस होगा, इसे y एक्सिस को एक्सिस ऑफ द पैराबोला बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैंने बता दिया, यही 1 यूनिट शिफ्ट होकर करके यहाँ पर चला आएगा x इज इक्वल टू 1। अर्थात x में जब कोई कांस्टेंट टर्म माइनस किया जाएगा तो ये ग्राफ 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, 1 यूनिट से शिफ्ट किया, अर्थात वर्टेक्स अब किस पॉइंट पर चलाया? 1 0 पर चलाया। फोर्थ पॉइंट, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल रेज़ टू द पावर 2। x में चेंजेस हैं, ये अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि भाई इसके पीछे प्लस साइन है, तो x में जब प्लस होगा तो यही ग्राफ, ये ओरिजिनल ग्राफ है, ये ग्राफ 1 यूनिट से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। x में प्लस हुआ तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगा, x में माइनस हुआ कुछ क्वांटिटी, वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, माने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट होगा, यहाँ निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट होगा। अर्थात यह इस तरीके का पैराबोलिक स्ट्रक्चर होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 0 होगा, यह 1 यूनिट से लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। इसका जो एक्सिस होगा वो x इज इक्वल टू -1, यह वर्टेक्स होगा, यह ऑरिजिन है। फिफ्थ पॉइंट, अगर हम कहते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब किस में चेंजेस है? y में। तो y में जब माइनस होगा कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, तो यह पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग 2 यूनिट से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से लाइक दिस ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 2 होगा। शिफ्टिंग को यहाँ पर दिखा रहा है इस एरो के थ्रू। सिक्स्थ, अगर हम कहते हैं y प्लस 1 डैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y में अगर कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी को ऐड किया गया है तो वही निगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग इसका शिफ्टिंग होगा। अर्थात ओरिजिनल कर्व तो यही था,
1 यूनिट यही वर्टेक्स नीचे चला आएगा। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 0, -1, शिफ्टिंग ऑरिजिन से नीचे की तरफ टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सेस। सेवेंथ, अगर हम कहते हैं कि भाई y - 1 इज इक्वल टू -x², या x एक्सेस या y एक्सेस या x डैश या y डैश, तो ये देख रहे हैं कि भाई अब इस स्ट्रक्चर का यह पैराबोला है जो कि डाउनवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। y - 1 यानी यही पूरा स्ट्रक्चर y में -1 हुआ है, यह 1 यूनिट टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सेस शिफ्ट होगा लाइक दिस। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 1, शिफ्टिंग ऊपर की तरफ हुआ है। तो होपफुली ये जो शिफ्टिंग मैंने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलें, यहाँ तो किसी एक पार्ट में हम लोग चेंजेस दे रहे थे, या तो x में चेंजेस था या y में चेंजेस था। अब कुछ ऐसे ग्राफ्स को बनाते हैं जिसमें कि चेंजेज दोनों में ही होता है, तो कैसे हम लोग उसके ग्राफ को ग्राफ पेपर पर एलोकेट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, उस चीज़ को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं y - 1 इज इक्वल टू x + 2 होल रेज़्ड टू द पावर 2। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये अपवर्ड पैराबोला को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, अपवर्ड पैराबोला या x एक्सिस है या y एक्सिस है, या निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस है या निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है, या ऑरिजिन है। आप ये भी जानते होंगे कि भाई x एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होता है, अर्थात x एक्सिस के लॉन्ग y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इसीलिए x एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होता है और y एक्सिस का इक्वेशन x = 0 होता है। x में +2 है, अर्थात ये निगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग 2 यूनिट शिफ्ट होगा, अर्थात यह x = -2। y - 1 है, अर्थात ये जो है सो y = 1, माने 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ये देखिए y = 0 है, y = 1। करते क्या है बेसिकली, ये मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ जो y - 1 का टर्म है ना, तो y - 1 को 0 के साथ इक्वेट करते हैं, तो ये y = 1। y = 0 तो x एक्सिस है, y = 1 वैसा लाइन होगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा, 1 यूनिट ऊपर होगा। यही चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने किया है। इस पार्ट को देखिएगा तो x + 2 0 के बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे x = -2। तो y एक्सिस का इक्वेशन x = 0 है, x = -2, यही y एक्सिस 2 यूनिट इधर शिफ्ट करेगा, तो इस लाइन का फॉर्मेशन होगा x = -2। जहाँ ये दोनों लाइन कट करेगा यहाँ पर पैराबोला का वर्टेक्स होगा, अर्थात इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा -2, 1। अपवर्ड पैराबोला है, अर्थात यहाँ से पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक उसी तरीके से ये तो एक एग्जांपल मैंने बताया। एक दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, y = -x² + 2x - 3। तो आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर यह जो एक्सप्रेशन राइट साइड में यूज़ किया गया है, यह सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है x के टर्म में। तो यहाँ x² का भी टर्म है और x का भी टर्म है, तो पहले परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लीजिए। तो y = पहले कॉमन ले लिया, तो x² - 2x + 3 ये लिखा जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, तो ये लिख सकते हैं y = इसे परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए x² - 2 × a × b + 1²। 1² तो 1 ही होगा, जितना ऐड किया उतना माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। देखिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो y = -(x - 1 होल रेज़्ड टू द पावर 2 + 2)।
तो इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन होल रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 2। इसे लिखा जा सकता है y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन होल रेस्ट टू द पावर 2। देखिए यहाँ से आपको दिख गया होगा कि भाई ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा क्योंकि माइनस चला है यहाँ पर, है ना। डाउनवर्ड पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। अगर इसका हम लोग ग्राफिकल प्लॉटिंग करते हैं तो यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है। y प्लस 2, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि कैसे इसके वर्टेक्स को फाइंड आउट करेंगे। x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता है, y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होता है। y प्लस 2 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 2 होगा। y इज इक्वल टू माइनस 2 तो कुछ या 2 यूनिट नीचे होगा, y इज इक्वल टू माइनस 2। x माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, ऐसा लाइन होगा क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डेट इज 1, -2। पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला है तो यहाँ से नीचे की तरफ टर्न हो जाएगा, ये इसका वर्टेक्स होगा। तो अगर आप शिफ्टिंग जानते हैं और कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स को आप जानते हैं और उसके एक्स और वाई में कोई भी चीज़ का चेंजेस होता है, किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का चेंजेस होता है, तो इस तरीके से आप ग्राफ को शिफ्ट करके उसका प्लॉटिंग ग्राफ पेपर पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इस पार्ट को अब अरेंज करते हैं। अब देखिए देखिए कल पीछे जब हमने फंक्शन को डिफाइन किया था वेरिएबल्स के टर्म में, तो वहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि भाई वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इसके बारे में बताया था। कुछ ग्राफ से आपको मैंने ये बताया था कि भाई कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने तरीका बताया था कि भाई वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ग्राफ को प्रत्येक लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया था अगर सिंगल पॉइंट पर मिलता है तो वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर मल्टीपल पॉइंट्स पर मिलेगा तो वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एक ग्राफिकल क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन और फंक्शंस इज और आर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, माने नीचे जो ग्राफ हम दे रहे हैं वो सारे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे मैं पहला दे रहा हूँ, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह एक्स डैश है, यह वाई डैश है, ये पहला ग्राफ है। सेकेंड, यह एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है। थर्ड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। origin. Fourth, x axis, y axis, negative side of x axis, negative side of y axis. origin. देखिए ये जितने भी ग्राफ्स दिए हैं वो सारे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर मिल रहा है। यहाँ भी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर मिल रहा है, ये भी और ये भी। तो ये चारों जो है सो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो इसमें ये बताना है कि भाई कौन सा ग्राफ 1 1 है और कौन सा ग्राफ 1 1 नहीं है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड इफ एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस meets the graph at a single point, then it will be a one-to-one function. Otherwise many to one function. जो भी ग्राफ दिया हुआ है आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर प्रत्येक पैरेलल लाइन ग्राफ को अगर सिंगल पॉइंट पर मिले तो ये जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन होगा। 1 1 फंक्शन कहने का मतलब यह कि भाई इस x के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक y को यह रखेगा। देखिए प्रत्येक x के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक y को रख रहा है, यहाँ भी प्रत्येक x के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक y, यह 1 1 फंक्शन होगा। तो हम लोग लिखेंगे नीचे यस इट इज़ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए ग्राफ को 2 पॉइंट पर मिलने लग गया। इसका मतलब यह हो गया कि भाई 2 डिफरेंट एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग सेम वाई। इसका मतलब अगर यह इस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग यह x1 है, सपोज कर लेते हैं कि भाई यह x1 है, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर यह y है, अगर यह x2 है तो x2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी y ही होगा। अगर पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे तो x1 x2 का जो इमेज होगा वो y होगा। इसका तो मेनी एलिमेंट्स ऑफ सेट A गेट्स एसोसिएटेड विद द सेम एलिमेंट ऑफ सेट B। तो ये कैसा फंक्शन हो गया भाई, अगर मल्टीपल पॉइंट्स पर कट करेगा तो यह 1 1 फंक्शन नहीं होगा, यह मेनी टू वन फंक्शन कहा जाएगा। अब तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, ग्राफ को मल्टीपल पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं, ये मेनी वन फंक्शन होगा, मेनी टू वन फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन। ठीक उसी तरीके से इस ग्राफ के लिए अगर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ को सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है प्रत्येक लाइन, अर्थात यह 1 to 1 फंक्शन हुआ, 1 to 1 फंक्शन। तो यहाँ तक जो मैंने बताया होपफुली ये सारी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले सेशन में इससे रिलेटेड कई इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं डील करूँगा। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं।